गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 7 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो में अपना 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। आपसे डेली बोलते हैं कि आपको ये डेली 5 टास्क फॉलो करना है रेगुलर मिनिमम 21 डेज़ तक, क्योंकि इसको फॉलो करने में 99% पीपल फेल हो जा रहे हैं। तो हमें उस 1% में आना है जो इसको डेली फॉलो करते हैं मिनिमम 21 डेज़ तक। उसके बाद ये हैबिट बन जाएगा जो आपको एग्ज़ाम पास करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको क्या करना है, ईमानदारी से ये फॉलो करना है 5 टास्क, और टोटल 5 में से जितना नंबर आपको मिलेगा, इवन 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, 3 नंबर मिले, तो वो आप कमेंट करके बताओगे कि आज मेरा इतना मार्क आया है। ठीक है, आप ऐसे रेगुलर 21 डेज तक मिनिमम करना। ठीक है, देखना उसके बाद आप में कितना बदलाव आने वाला है। ठीक है, मिनिमम 21 डेज तक रेगुलर। चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है, जो हम डेली देखते हैं। एक तो आज का है, जो धधक रहे हैं दिन रात मेहनत की आग में, वे सब भविष्य के सूर्य हैं अपने परिवार के। यानी कि अगर आप आज मेहनत कर रहे हो, अगर आप आज दिक्कत सह रहे हो, तो आने वाले समय में आपका परिवार आपकी वजह से बहुत ही खुशहाल रहेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप आज तप रहे हो, जल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो आज आपका मेहनत सफल होगा जब आपका परिवार आपकी वजह से खुश रहेगा। दोस्तों, आप लोग कहते हो ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे मोटिवेशन चाहिए बाहर से, बट अगर आप रियलिटी में सही से देखो अगर, तो आपका परिवार, आपके परिवार की स्थिति से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं है। अगर आप अपने परिवार को देखोगे कि हमारे परिवार में खर्चे कैसे चल रहे हैं, कहाँ से इनकम हो रहा है परिवार में, और अगर उसको सही करने के लिए अगर आप प्रयास करोगे, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा आपके जीवन में। आपको लगता है क्या कि इससे बड़ा भी कोई मोटिवेशन होगा कि मुझे अपने परिवार की स्थिति अच्छी करनी है, और अगर अच्छी है तो उसको और भी अच्छा करना है? ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और अगर ये मोटिवेशन आपके लाइफ में आ गया कि मुझे अपने परिवार की स्थिति सही करनी है, तो फिर आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी बाहरी वीडियो या फिर ऑडियो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। फिर ये सब शिकायतें आप करना छोड़ दोगे। बस आपको क्या करना है, अपने परिवार की कंडीशन को समझना है कि वहाँ पे कैसे इनकम आ रहा है, कैसे खर्चे चल रहे हैं, और क्या क्या समस्याएं हमारे परिवार में हैं। ठीक है, तो सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे अच्छे से, तो फिर आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। तो क्या कह रहा है कि आप क्या हो, भविष्य के सूर्य हो अपने परिवार के लिए। तो अच्छे से अभी जल रहे हो, कोई बात नहीं, जलते रहो। आप एक दिन अच्छा निखर करके आओगे और अपने परिवार को खुशियों से भर दोगे। ठीक है, तो लगे रहो, मन से तैयारी में जुटे रहो। तो देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है। तो बताना है कि 2024 में किसे मिला है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, तो किसको मिला है दोस्तों? डी, राजश्री बिड़ला को। इसको मिला है राजश्री बिड़ला को, जो बिड़ला ग्रुप से संबंधित है, इन्हीं को मिला है ये पुरस्कार। किसके द्वारा दिया गया है, आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे देश के? जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इनके द्वारा दिया गया ये पुरस्कार राजश्री बिड़ला जी को। ये दोस्तों परोपकारी के क्षेत्र में, परोपकारी के क्षेत्र में जो काम करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये शास्त्री जी के नाम पे है। शास्त्री जी कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ये हमारे देश के दूसरे नंबर के पीएम थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद ये बने थे हमारे देश के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी। ये दोस्तों अपने ईमानदारी के लिए बहुत ही फेमस थे, ईमानदारी के लिए। और इनका बहुत ही फेमस कोटेशन है, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे कि जय जवान जय किसान, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही ये कहा गया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार रखा गया है, जो किसको मिला है? राजश्री बिड़ला जी को मिला है। और इनको क्यों मिला है दोस्तों? ये परोपकारी के क्षेत्र में काम की है, बट ये क्या की है? ये सामुदायिक सामुदायिक कल्याण व ग्रामीण विकास को बढ़ावा दी है ये। तो इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2024 में, राजश्री बिड़ला जी को, जो कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे पीएम हैं, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार है, जिनका फेमस वाक्य क्या है? जय जवान जय किसान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस राज्य की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला है?
तो बताना है कि पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जो जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य से है। तो यहाँ पे सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कहाँ के दोस्तों, असम के। कहाँ के, असम का है ये। असम के किस समुदाय के द्वारा बनाया गया है ये, बोडो समुदाय। कौन समुदाय, बोडो समुदाय। असम के बोडो समुदाय द्वारा ये बनाया गया है। ये जो जीआई टैग दिया जाता है ये इसलिए दिया जाता है कि उस चीज़ को वही क्षेत्र के वही लोग सिर्फ और सिर्फ बना सकते हैं, कोई भी दूसरा लोग नहीं बनाएंगे। और उनको इससे क्या होता है कि आपको व्यापार करने में आसानी होता है कि आप बिना किसी नकली के डर में आप उसको बनाते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है जीआई टैग प्राप्त होने का। ये जीआई टैग मिलता है कितने दिन के लिए है, ये मिलता है 10 साल के लिए। 10 साल के बाद इसको फिर से आपको लेना होता है, इसलिए 10 साल के लिए बस मिलता है। आपके एग्जाम में पूछे जीआई टैग कब के लिए मिलता है, तो 10 साल के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान देना है कि जीआई टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कहाँ पे है, चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु में है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको करिएगा। ठीक है, तो बात हो रहा है यहाँ पे किसका, पारंपरिक चावल से बनी बियर का और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जो कि कहाँ का है, ये दोस्तों असम का है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। क्या प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो सामने आप पे ऑप्शन है, तो कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, सी गुवाहाटी में। कहाँ पे हो रहा है, गुवाहाटी। ये कहाँ पे है, असम में है। कहाँ पे है, असम में है। यहाँ पे दोस्तों 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये आयोजित होगा। कहाँ पे, आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है, क्या होगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। यहाँ पे दोस्तों क्यों हो रहा है पूर्वोत्तर में, ये अगर असम में हो रहा है तो पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर जो भारत का जो क्षेत्र है उसे भी भारत के मेन स्ट्रीम में लाना है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम को वहाँ भी आयोजित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों 10वां संस्करण है ये। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, कि भारत का जो उपलब्धि मिला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उसका जश्न मनाना है। तो इसलिए ये आयोजित किया जा रहा है महोत्सव। कहाँ पे, गुवाहाटी में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमारे देश के इस समय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। ठीक है, ये हमारे देश के इस समय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ओके, देखिए दोस्तों इसी से संबंधित हम लोग अभी कल पढ़े थे 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय बनाया गया है। हमने कल पढ़ा था ये प्रश्न। तो ये कहाँ बनाया गया है, 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय, ये बनाया गया है फरीदाबाद में, यानी कि हरियाणा में। यहाँ पे दोस्तों जो भी विज्ञान की अवधारणाएं होती हैं, थ्योरी होती हैं, उनके बारे में प्रदर्शनी लगाया जाएगा 3D सेल्फी यानी कि वीडियो और फोटो के माध्यम से। तो ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। और ये महोत्सव भारतीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है गुवाहाटी में। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे दोस्तों फिर से बात हो रही है असम की, गुवाहाटी की। तो असम की राजधानी क्या है, तो वो है दिसपुर। क्या है, दिसपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में असम के, तो वो है हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं, ये यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वो है लक्ष्मण आचार्य जी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो आपको सिंपली बताना है कि किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने 162 मिलियन का लोन दिया है, ऋण दिया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किस राज्य को दिया है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को। दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश तो आपको जानना ही जानना है, साथ ही साथ में यहाँ पे चर्चा हुआ है एशियाई विकास बैंक का, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है ADB, यानी कि एशिया में अगर आप हो और आपको कोई भी मतलब डेवलपमेंट करना हो तो आप इससे लोन ले सकते हो। इसी के लिए ये बैंक बनाया गया है एशियाई विकास बैंक के नाम से। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी,
कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर को। किस सन में हुआ था? 1966 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है फिलीपींस में। कहाँ पे है? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इम्पोर्टेंट है ये सन भी और हेडक्वार्टर भी एडीबी का। ओके, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 राजधानी है, कौन कौन सा है? अगर आपको पूछे कि इसका शीतकालीन राजधानी कौन सा है, तो वो है धर्मशाला। कौन है? धर्मशाला। और ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों के टाइम में इसका राजधानी कौन सा बन जाता है? शिमला बन जाता है। क्योंकि जो ठंडी का जब मौसम आता है तो इतनी बर्फबारी हो जाती है कि लोग वहाँ पे जा नहीं पाते हैं शिमला में, तो इसीलिए बना दिया गया है कौन सी राजधानी? धर्मशाला, ठंडी के टाइम का। ओके, यहाँ के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के? तो सीएम प्रेजेंट टाइम में है दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये है यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम में। ओके, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल जी, शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला विश्व का किस नंबर का देश बन गया है? तो यहाँ पे आपको सिंपली ये बताना है कि भारत कौन से नंबर का वो देश बना है जिसके पास 700 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। यानी कि इससे पहले 3 देश और हैं जिनके पास 700 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो अब ये बना है कौन से नंबर का देश, ये आपको बताना है। तो ये बना है चौथा देश, क्योंकि इससे पहले 3 लोगों के पास इतने पैसे हैं। ठीक है, तो वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहला चीन है, दूसरा जापान है, और तीसरा कौन है? तीसरा है स्विट्ज़रलैंड। कौन है? स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, ये अभी चर्चा में क्यों है, इस पर इतनी बातें क्यों हो रही है कि 700 अरब अमेरिकी डॉलर भारत के पास हो गया है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जितना ज़्यादा डॉलर रहेगा उतना हमें इजी रहेगा किसी भी देश के साथ व्यापार करने में। क्योंकि देखिए, अगर हम रुपए में व्यापार करेंगे तो हमें रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा कोई भी चीज़ लेने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा मुद्रा छापना पड़ेगा। और जब हम जितना ज़्यादा मुद्रा छापेंगे तो उतना ज़्यादा मुद्रा हमारे देश में भी घूमेगा। और जब हमारे देश में मुद्रा ज़्यादा घूमेगा, पैसा ज़्यादा घूमेगा, तो ज़्यादा लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, जब डिमांड बढ़ने लगेगा हमारे मार्केट में, क्योंकि सबके हाथ में पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि मेरे पास ये गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए। तो उससे क्या होता है, मतलब मार्केट में, बाज़ार में महंगाई आ जाती है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, पैसे की छपाई कम करती है, ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा न जाए और महंगाई न बढ़े। ठीक है, तो यही प्लान है भारत सरकार का कि पैसा हमें ज़्यादा छापना न पड़े, हमें अमेरिकी डॉलर अपने पास रखना है, ताकि हम अपने देश का कोई भी लोन हम ले रहे हैं विदेशों से तो वो हम डॉलर में चुकता कर दें, और जो हमारे देश में अभी प्रेजेंट टाइम में जो रुपए चल रहे हैं बस वही चलते रहे, हमें और पैसे छापने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेन मोटो है, इसीलिए हर कंट्री चाहता है कि उसके पास डॉलर ज़्यादा हो। तो उसी के क्रम में हमारे देश के पास वो चौथे नंबर का देश बन गया है जिसके पास 700 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, क्यों ये चीज़ न्यूज़ में है, इससे क्या फ़ायदा है ये हमने बता दिया आपको, तो ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो कौन से नंबर का बना है ये? चौथे नंबर का बना है। इससे पहले चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के पास इतने अरब अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ मीटिंग में शामिल होने किस देश में जाएंगे? ठीक है, तो बताना है कि हमारे विदेश मंत्री, देखिए यहाँ पे ये भी आपको जानना है कि हमारे विदेश मंत्री कौन है, तो वो हैं एस जयशंकर जी। ओके, तो बताना है कि एससीओ की मीटिंग में वो किस देश में जाएंगे। यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे जाएंगे दोस्तों? वो पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। देखिए, अभी इसका बहुत ही चर्चा है कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी चलती है, तो फिर क्यों जा रहे हैं जयशंकर जी, वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो हमें इन सब चीज़ पे गौर नहीं करना है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बस हमें उसी चीज़ पे फोकस करना है। जब हम सिलेक्शन ले लेंगे कहीं पे, हम अगर पोस्ट पे पहुँच जाएंगे
तो फिर हम वहाँ पे जा करके इस सब चीज़ के बारे में सोचेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। बट अभी हम पढ़ेंगे बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए एस सी ओ मतलब SCO, इसका मतलब क्या होता है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। SCO संघाई सहयोग संगठन, ये क्या है, ये दोस्तों बनाया गया था जो भी एशिया के कंट्री हैं उनको एक साथ मिल करके राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और विदेशी जो मामले होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए, आपस में सहयोग करने के लिए बनाया गया था SCO। देखिए ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 15 जून 2001 को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग में है। कहाँ पे है, बीजिंग में, यानी कि चाइना में है। कहाँ पे है, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है SCO का। इसमें देखिए ये बनाया गया था 2001 में, बट भारत इसमें शामिल हुआ था कब, भारत शामिल हुआ था इसमें 9 जून 2017 को शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि इसका स्थापना कब हुआ था और भारत इसमें शामिल कब हुआ था। दोस्तों इस समय SCO में कितने देश हैं, इस समय SCO में टोटल 10 देश हैं, ठीक है। तो 10 देश कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं बट मोटी मोटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक है चीन, ठीक है, मैं बोलूँगा यहाँ पे, लिखूँगा तो टाइम लगेगा ज़्यादा। देखिए चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ईरान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और बेलारूस है। तो ये 10 कंट्री हैं इसमें SCO में, ठीक है। इसकी मीटिंग कहाँ पे हो रही है इस बार, पाकिस्तान में हो रही है। तो यहाँ से हमारे वहाँ से विदेश मंत्री S जयशंकर जी जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये 10 नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि इसमें 10 कंट्री है जो सदस्य हैं, फुल मेंबर है, ओके, पूर्ण सदस्य हैं। यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की। तो देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है और वहाँ के इस समय प्रेसिडेंट कौन है। तो वहाँ के PM कौन है, PM है शहबाज शरीफ, वहाँ के PM है पाकिस्तान के। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है आसिफ अली जरदारी, ठीक है। तो ये वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है और ये है PM यहाँ के, ओके। तो इतना जानकारी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना ही चाहिए। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो बताना है कि किस राज्य में हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ का बताना है दोस्तों, ये है अहमदाबाद, यानी कि गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है हाईटेक पुलिस मुख्यालय वहाँ का, ठीक है। अमित शाह जी के द्वारा वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, ओके। यहाँ पे बस आप ये जानिए कि ये जो गुजरात है यहाँ के CM कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो गुजरात के CM इस समय कौन है, तो वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी। भूपेंद्र भाई पटेल जी यहाँ के क्या हैं, CM हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है यहाँ के गुजरात के, तो वो हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के क्या है, वो राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है हाल ही में मोहन राज का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो बताना है कि मोहन राज कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं उनसे संबंधित ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते रहते हैं कि वो कौन थे, किस फील्ड से संबंधित थे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है, मोहन राज जी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो दोस्तों क्या थे वो, ये थे दोस्तों अभिनेता, क्या थे, एक्टर थे। कहाँ के एक्टर थे, ये साउथ इंडिया के, साउथ जो इंडस्ट्री है वहाँ के ये एक्टर थे। तो इम्पोर्टेंट है, बस ये जानना है आपको कि ये अभिनेता थे। इनका जन्म हुआ था केरल में, कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। दोस्तों इनका नाम मोहन राज है, बट इनका एक और नाम है, अगर आपके एग्जाम में वो नाम दे करके पूछ दे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। उनका अन्य नाम क्या है, तो वो है किरी कदन जोश, किरी कदन जोश, ये है इनका नाम मोहन राज जी का, जो कि क्या है, अभिनेता है। इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये एक्टर है साउथ इंडस्ट्री के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों,
अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो बताना है कि हाल ही में कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, बंजारा विरासत संग्रहालय यानी कि म्यूजियम का। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में किया गया है। ये दोस्तों 4 मंजिला ये इमारत है, ये संग्रहालय। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो भी आंदोलन है बंजारा समुदाय से रिलेटेड, उसको चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है इस पूरे म्यूजियम में। तो इम्पोर्टेंट है, ये बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। देखिए यहाँ पे एक चीज़, बंजारा की बात हो रही है तो एग्जाम में हमारे पूछ सकता है संत लोगों का नाम दे करके कि इनका संबंध किससे है, तो ये लोग बंजारा लोग हैं। तो 2 नाम इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से, संत सेवालाल महाराज जी, संत सेवालाल महाराज जी, और एक और है उनका नाम है संत राम राव महाराज। क्या नाम है, संत राम राव महाराज। ये दोनों लोग क्या थे, ये दोनों लोग बंजारा जो समुदाय था उसके आध्यात्मिक नेता थे। कौन, संत सेवालाल महाराज जी और संत रामराव महाराज जी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। तो यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे जी। कौन है, एकनाथ शिंदे जी यहाँ के सीएम है महाराष्ट्र के। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन जी है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करके बताइए कि वीडियो देख करके आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बुरा लगा या फिर बहुत बुरा लगा। जैसा भी आपका रिव्यू होगा आप खुल करके कमेंट करिए, हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।